नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आईएएस के एग्जाम बूस्टर्स डेली जीके जीएस क्विज सीरीज के नए अंक में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और ये इस सीरीज का जो है 17वां वीडियो है दोस्तों। अगर आपने इससे पहले का 16 वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जरूर देखिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदे का जो है वो सौदा है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इस सीरीज को लाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को जो है यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम के जो प्रश्न पूछने के तरीके हैं, जो कठिन प्रश्न वहाँ से आते हैं, उनको कैसे टेकल किया जाए, कैसे सोल्व किया जाए, उस जो कायदा है, नियम है, उनसे आपको वाकिफ़ कराना, रूबरू कराना है, ताकि अन्य एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम है उनके प्रश्नों को आप जो है ईजिली टैकल कर सकें, हैंडल कर सकें। तो आइए आज की सीरीज को का जो पहला प्रश्न है उनको देखते हैं। और ये जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है कि निम्नलिखित में से किसे गृहपति कहा जाता था। ऑप्शन ए महालेखागार, ऑप्शन बी कबीले का प्रधान, ऑप्शन सी धनी किसान, या ऑप्शन डी कर अधिकारी। और आपको बताऊं कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी धनी किसान। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बता दूं यहाँ की गृहपति एक पाली शब्द है जो धनी किसान के लिए उपयोग किया जाता था, और साथ ही जो है ये लोग वैश्य की श्रेणी में आते थे। एक्चुअली 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की अगर बात करें दोस्तों, तो उस समय में जो धनी किसान होते थे उसे जो है गृहपति कहकर पुकारा जाता था, और इन लोगों का जो संबंध है वो वैश्यों की श्रेणी से जो है हुआ करता था। साथ ही आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है अधिकारियों के वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। कथन ये है महामात्र इस काल में उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। कथन 2 है कि शुल्काध्यक्ष इस काल में कर वसूल करते थे। ऑप्शन 3 है बलि साधक चुंगी वसूल करने वाले अधिकारी थे। और आपको कूट के हिसाब से जो है सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी कथन 2 केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन सी 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी सही है। और यहाँ दोस्तों उत्तर की अगर बात करें तो यहाँ उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन बी केवल 1 सही है। क्यों? क्योंकि जो शुल्का अध्यक्ष होता था दोस्तों, ये कर नहीं वसूलते थे, बल्कि ये क्या वसूलते थे, चुंगी। इसके बाद अगर बात करें यहाँ बलि साधक की, तो ये चुंगी नहीं वसूलते थे, बल्कि ये वसूलते थे कर। अर्थात ये जो है उलट दिया है यहाँ ऑप्शन को, इसलिए दोनों के दोनों ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बताऊं कि इस काल में महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी कहलाते थे। वे कई तरह के कार्य करते थे, जैसे मंत्री, सेनानायक, न्यायाधीश, न्यायाधिकारी आदि। अतः कथन 1 जो है दोस्तों सत्य है। जबकि आपको बताऊं तो जो सौल्कीक हुआ करता था या शुल्काध्यक्ष होता था, वो कर नहीं वसूलता था, बल्कि चुंगी वसूल करने वाला अधिकारी होता था, तथा वह व्यापारियों से उनके माल पर जो है चुंगी वसूल करता था। इसलिए कथन 2 असत्य है। साथ ही बलि साधक की बात करें तो वे अधिकारी होते थे जो किसानों से फसल का अनिवार्य रूप में देय हिस्सा वसूलते थे, अर्थात कर वसूलते थे, न कि चुंगी वसूलते थे। इसलिए कथन 3 भी असत्य हो जाता है। इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बी केवल 1 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बुद्ध के काल में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि इस काल में शिल्पी और वणिक दोनों अपने अपने नगरों में नियत स्थान पर, अर्थात एक स्थान पर रहते थे, निश्चित स्थान पर रहते थे। दूसरा कथन कह रहा है कि इस काल में व्यापार मुख्यतः मुद्रा के माध्यम से होता था, अर्थात मुद्रा विनिमय प्रणाली प्रचलित हो चुकी थी। तीसरा कथन कह रहा है कि वणिक व्यापार के लिए मथुरा होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर तक्षशिला तक जो है वो जाते थे। और चौथा जो कथन है दोस्तों ये कह रहा है कि वे मथुरा से दक्षिण और पश्चिम की ओर होते हुए उज्जैन और गुजरात के समुद्रीय प्रदेश तक जाया करते थे। और आपको उपयुक्त कथन में से सत्य कथन बताना है। और यहाँ ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 2 सही है, ऑप्शन बी 2 4 सही है, ऑप्शन सी 1 2 3 सही है, ऑप्शन डी 1 2 3 4 सभी सही है। और यहाँ मैं बताऊँ कि सभी के सभी सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बताऊँ तो यहाँ उपयुक्त सभी कथन सत्य है, क्योंकि शिल्पी और वाणिक दोनों अपने अपने प्रमुखों के नेतृत्व में श्रेणियां बनाकर संगठित होते थे। साथ ही दोनों नगरों में अपने अपने नियत अर्थात निश्चित भागों में रहते थे। और वाराणसी में जो है वैश्य या वणिक लोगों के लिए गली का निर्माण जो है हुआ था या किया गया था। साथ ही आपको बताऊं कि इस काल में व्यापार मुख्यतः मुद्रा द्वारा होता था, अर्थात 6ठी शताब्दी ईस्वी
तक आते आते मुद्रा विनिमय प्रणाली प्रचलित हो चुका था, क्योंकि आपको पता है कि इनसे पहले जब हम हड़प्पा की बात कर रहे थे या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है मुद्रा विनिमय प्रणाली नहीं बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो है प्रचलित था। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि जब अगर आपको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप जो है जिस वस्तु की आपको ज़रूरत है वो वस्तु आप दूसरे से ले लीजिए, और दूसरे व्यक्ति को जिस वस्तु की ज़रूरत है आप उसके बदला में दूसरा वस्तु दे दीजिए, न कि पैसा। ठीक है, तो ये होता है आपका वस्तु विनिमय प्रणाली। साथ ही आपको बताऊं कि पाली ग्रंथों में जो है मुद्रा के प्रचलन का संकेत मिलता है, और यह भी पता चलता है कि वेतन और मूल्य का भुगतान जो है उस समय में सिक्कों के द्वारा किया जाता था, अर्थात मुद्रा के माध्यम से किया जाता था। साथ ही आपको बताऊं तो बुद्ध काल में वणिक व्यापार के लिए मगध से जो है मथुरा होते हुए उत्तर की ओर बढ़ते हुए जो है तक्षशिला तक पहुंचते थे, और दूसरी ओर वे वणिक जो है वो मथुरा से दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़ते बढ़ते उज्जैन और गुजरात के समुद्र तटीय प्रदेश तक जाया करते थे। इस प्रकार देखें तो यहाँ जो है उत्तर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्ध काल के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, महात्मा बुद्ध ब्राह्मणों क्षत्रियों के साथ साथ जो है वो शूद्रों की सभा में भी जाते थे। दूसरा कथन है कि दीघ निकाय प्राचीन बौद्ध पाली ग्रंथ है, और उपयुक्त में थे आपको सत्य कथन ढूंढना है। और यहाँ जो है ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों सही, और ऑप्शन डी कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं दोस्तों। और यहाँ जो ऑप्शन सही है दोस्तों ये केवल बी सही, अर्थात केवल 2 कथन यहाँ सही है, क्योंकि एक कथन गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो है वो ब्राह्मणों के क्षत्रियों के जो सभा में है उनके जाने का तो जिक्र मिलता है, लेकिन शूद्रों के सभा में जाने का उनका कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए कथन गलत हो जाता है। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बताता हूँ यहाँ पे कि गौतम बुद्ध ब्राह्मणों क्षत्रियों और गिरिपतियों के सभा में गए, परंतु शूद्रों के सभा में उनके जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए कथन एक असत्य है। जबकि दीघ निकाय प्राचीन बौद्ध पाली ग्रंथ है, अतः कथन 2 सत्य है। इस प्रकार इस जो प्रश्न है चौथा उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पाली ग्रंथों में गांवों के 3 प्रकार का जो है वो वर्णन है। साथ ही दूसरा कथन कह रहा है कि शिल्पी ग्राम तृतीय प्रकार के गांव को कहते थे, और आपको यहाँ सत्य कथन ढूंढना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। पहला है कि केवल 1 सही है, दूसरा कह रहा है कि केवल 2 सही है, तीसरा 1 2 दोनों सही है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि दिन में से कोई सही नहीं है। और यहाँ मैं बताऊँ आपको, यहाँ जो सही है वो केवल और केवल 1 सही है, अर्थात यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। क्योंकि ये जो कह रहे हैं शिल्पी ग्राम वो तृतीय प्रकार के गांव में होता था, ये तृतीय नहीं बल्कि यहाँ पे होना चाहिए कौन सा, द्वितीय। ठीक है, क्योंकि ये द्वितीय प्रकार के गांव जो होता था उनको ही जो है शिल्पी ग्राम कहा जाता था। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बता दूं कि पाली ग्रंथों में गांवों के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? आपसे पूछ सकता है कि पाली ग्रंथ में गांवों के कितने प्रकार बताए गए थे? 3, और इसलिए जो है कथन 1 जो है सत्य हो जाता है। साथ ही आपको बताऊं कि ये 3 जो गांव के भेद है वो कौन कौन से हैं। अगर प्रथम की बात करें तो यह समान गांव, ठीक है, और इनमें जो है विविध वर्णों और जातियों का निवास होता था। साथ ही अगर द्वितीय कोटि के गांव की बात करें तो यह उपनगरीय गांव, और इसी को शिल्पी ग्राम कहा जाता था। जबकि जो ऑप्शन 2 है उसमें कहा गया है कि तृतीय श्रेणी के गाँव को जो है शिल्पी ग्राम कहा जाता था, इसलिए कथन 2 असत्य है। ठीक है, यहाँ पे तृतीय नहीं द्वितीय होना चाहिए था। इसके अलावा आपको बताऊं तो यहाँ उल्लेखनीय है कि तृतीय कोटि के जो गांव हैं दोस्तों उनकी अगर बात करें तो ये सीमांत ग्राम हुआ करता था, और जो जंगलों से संलग्न होता था, और ये देहात किस्म का जो है गांव होता था, अर्थात ये जंगलों से सटा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र होता था, और देहाती जो है वो वहाँ के लोग होते थे। इस प्रकार जो है आपने देखा कि 3 गांवों का जिक्र है किसमें, पाली ग्रंथ में। इस प्रकार हम देखें तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा कौन सा, केवल जो है आपका 1 कथन सही है, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में जो है कर के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, करों का निर्धारण और वसूली गांव के मुखिया की सहायता से राजा के कर्मचारी करते थे। कथन 2 कह रहा है कि गणतांत्रिक राज्यों में राजस्व पाने का अधिकार गण के प्रत्येक प्रधान को होता था, और यहाँ सत्य कथन को ढूंढना है। ऑप्शन कह रहा है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 2 दोनों सही, ऑप्शन डी कोई नहीं। और यहाँ जो दोस्तों सही है वो दोनों के दोनों
सही है। क्यों? क्योंकि करों का निर्धारण और वसूली गांव के मुखिया की सहायता से राजा के कर्मचारी ही करते थे, एकदम सही बात है। साथ ही गणतंत्री राज्यों में जो है राजस्व पाने का अधिकार गण के प्रत्येक प्रधान के पास होता था, और ये प्रधान जो है दोस्तों वो कहलाता था राजन। ठीक है, तो इसलिए ये भी सही है। तो आइए इसके विश्लेषण को भी देख लेते हैं। आपको बता दूं तो उपयुक्त दोनों कथन यहाँ सत्य है। राजा किसानों की उपज का छठा हिस्सा कर के रूप में लेता था। ये ध्यान रखिएगा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कर का जो है वसूली 1/4 से लेके 1/6 के बीच होता था। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि किसान की उपज का जो है राजा जो है 6वां हिस्सा कर के रूप में लेता था। साथ ही इसका निर्धारण जो है वो निर्धारण और वसूली गांव के मुखिया की सहायता से राजा के कर्मचारी करते थे। इसके अलावा आपको बता दूं तो गणतंत्र में जो है राजस्व पाने का अधिकार सिर्फ गण या गोत्र के प्रत्येक प्रधान के पास होता था, और ये प्रधान क्या कहलाता था? राजन कहलाता था। साथ ही राजतंत्र में एकमात्र राजा राजस्व पाने का अधिकारी होता था। इस प्रकार हम देखें तो यहाँ दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा जो है आपका सी, उपरोक्त दोनों सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विविध व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, भारतीय विधि व्यवस्था के संदर्भ में आपको जो है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के विषय में आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि भारतीय विधि और जो न्याय व्यवस्था है उनका उद्भव जो है उनका काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व रहा। साथ ही आपको बताऊं दूसरा कथन है तो ये कह रहा है कि वर्ण भेद के आधार पर ही व्यवहार विधि और दंड विधि का जो है निर्धारण किया गया, और आपको सत्य बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं, और यहाँ जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों के दोनों जो है ऑप्शन यहाँ सही है। क्योंकि भारतीय जो विधि और न्याय व्यवस्था है उनका उद्भव जो है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही हुआ, और जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले जो है वो कबीलाई न्याय व्यवस्था और विधि व्यवस्था लागू था, जिसमें वर्ण भेद का जो है कोई स्थान नहीं था। लेकिन 6वीं शताब्दी ईस्वी में जो भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव हुआ उसमें वर्ण भेद के आधार पर ही जो है व्यवहार विधि और जो है दंड विधि का निर्धारण हुआ और उनका निर्माण हुआ, इसलिए दोनों कथन सही है। आइए विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बताऊँ तो यहाँ उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इसी काल में हुआ। पहले कबीलाई कानून चलते थे जिनमें वर्ण व्यवस्था या वर्ण भेद को जो है कोई स्थान नहीं मिलता था। साथ ही धर्मसूत्रों में हर वर्ण के लिए जो है अपने अपने कर्तव्य तय कर दिए गए हैं अब, और जो है वर्ण भेद के आधार पर ही व्यवहार विधि सिविल लॉ और दंड विधि क्रिमिनल लॉ जो है तय हुई है। तो यहाँ क्वेश्चंस क्या पूछेगा आपसे? क्वेश्चंस ये पूछ सकता है कि भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव किस काल में हुआ? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। साथ ही इनसे पहले भारत में कौन से कानून चलते थे? तो कबीलाई। और फिर आपको कन्फ्यूज करने के लिए ऑप्शन में दे सकता है कि कबीलाई कानून में जो है वर्ण व्यवस्था का जो है काफ़ी महत्व था, जबकि यहाँ दिया है कि इनका कोई स्थान नहीं था, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही जो है आपसे पूछ सकता है कि किस सूत्र में जो है वर्ण के लिए जो है अपने अपने कर्तव्य तय कर दिए गए हैं? तो धर्म सूत्र में। और जो है जो बुद्ध काल में भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव हुआ उसमें जो है व्यवहार विधि सिविल लॉ और जो दंड विधि क्रिमिनल लॉ है उनको किसके आधार पर तय हुआ? तो ये वर्ण भेद के आधार पर तय हुआ। इस प्रकार देखिए तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मौर्य वंश के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा खांसी है, तो अब जानते ही हैं कि समय जो है मौसम अभी चेंज हो रहा है। चलिए आज के इस प्रश्न को देख लेते हैं। मौर्य वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो ऑप्शन है दोस्तों इसमें कह रहा है कि इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। तीसरा कह रहा है मौर्य वंश के समय पश्चिमोत्तर भारत सेल्यूकस के अधीन था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको चुनना है। ऑप्शन ए 1, 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 2 और 3 सही है, और ऑप्शन डी सभी के सभी सही है। और यहाँ मैं बताऊँ आपको इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों सही है। क्योंकि आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसी ने जो है मौर्य वंश की स्थापना रखी थी। किसको? नंद वंश के जो अंतिम शासक थे उनको मारकर। ठीक है। साथ ही जो है मुद्रा राक्षस की बात करें तो ये जो है वो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा एक नाटक है
ठीक है। और इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश के जो है स्थापना करने की जो जिक्र है वो है, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो है शासन जो है प्राप्त करने का जो है उसमें वर्णन है। साथ ही आपको बताऊं तो मौर्य वंश के समय पश्चिमोत्तर भारत पर सेल्यूकस निकेटर का जो है अधीन था। ये जो है यूनानी लेखक जस्टिन अपने वक्तव्य में कहता है कि उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से जो है भारत का पश्चिमोत्तर जो प्रांत था या क्षेत्र था उनको मुक्त कराया था। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय उन पर जो सेल्यूकस निकेटर का अधिकार था। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बताऊं कि उपयुक्त सभी कथन यहाँ जो है सत्य है, क्योंकि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। ये बिंदुसार का पिता और अशोक के दादाजी थे, और उसने जो है कौटिल्य नाम के जो विदित जो चाणक्य है उनकी सहायता से नंद वंश का जो है तख्ता पलटकर मौर्य वंश का जो है स्थापना किया था। और आपको पता होना चाहिए कि चाणक्य को ही विष्णुगुप्त और जो है कौटिल्य नामों से भी जाना जाता है, और उनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो है इसका नाम जरूर है, लेकिन ये संबंधित किससे है, तो ये राजनीति से संबंधित है, और इसमें भी आपको जो है मौर्य वंश की जो है जिक्र मिलता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो यह है कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। ठीक है, इसमें किस वंश का वर्णन मिलता है, तो मौर्य वंश का। साथ ही आपको बताऊं तो 9वीं सदी में जो है विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक जो है नाटक लिखा था। तो ये भी ध्यान में रखिए, पूछता है कि विशाख दत्त किसकी जो है रचना है, विशाख दत्त की कौन सी रचना है, तो मुद्रा राक्षस नाटक, या मुद्रा राक्षस नाटक किसके द्वारा लिखा गया, तो ये विशाख दत्त के द्वारा। कब लिखा गया, तो 9वीं सदी में। और इसमें जो है किस वंश का जो है जिक्र मिलता है, तो ये मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है मगध के सिंहासन पर जो है अधिकार करने का वर्णन इसमें मिलता है, अर्थात मौर्य वंश का जिक्र मिलता है। साथ ही आपको बताऊं तो जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने जो है पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त कराया था। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय उस पर पश्चिमोत्तर प्रांत पर सेल्यूकस निकेटर का अधिकार था, और साथ ही यह प्रदेश सिंध के पश्चिम में पड़ता था। और यहाँ आपको बता दूं कि जब सेल्यूकस निकेटर को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया, तो उनकी बेटी जो थी हेलेना, उनसे जो है सेल्यूकस निकेटर ने उनका चंद्रगुप्त मौर्य का शादी कर दिया, और फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा खुशी में जो है 400 हाथी दान दिए गए थे। किनको? सेल्यूकस निकेटर को। इस प्रकार हम देखते हैं कि 8वां जो प्रश्न है इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों के तीनों सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख से अशोक के नाम का उल्लेख जो है किया गया है। ऑप्शन 1 भाब्रू अभिलेख, ऑप्शन बी प्रथम जो है लघु शिलालेख, ऑप्शन सी 13वां शिलालेख, ऑप्शन डी पहला शिलालेख। और यहाँ जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा प्रथम लघु शिलालेख। ठीक है, आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। इसके विश्लेषण की बात करें दोस्तों तो अशोक के नाम का उल्लेख जो है केवल प्रथम लघु शिलालेख में ही किया गया है, अगर उपरोक्त जो प्रश्न था उनके ऑप्शन को देखा जाए तो। साथ ही आपको बताऊं कि यहाँ उल्लेखनीय है कि मास की, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस अभिलेखों को, मास्की, गुर्जरा और जो उद्गोलम का जो लेख है उनमें भी अशोक के जो है व्यक्तिगत नाम उनका जिक्र है। इनसे संबंधित क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। कथन एक है किसान अपनी उपज का 10वां हिस्सा जो है वो जो है आपको कर के रूप में देते थे। साथ ही दूसरा ऑप्शन है इस काल में किसानों से सिंचाई कर लिया जाता था। तीसरा है कि मौर्यों का शासन पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर तमिल सहित सारे जो भारतीय उपमहाद्वीप है उनमें फैला हुआ था। आपको कूट की सहायता से यहाँ सही कथन को ढूंढना है, और यहाँ जो सही कथन है दोस्तों केवल और केवल बी है, क्योंकि केवल 2 कथन ही सत्य है। ठीक है, 1 और 3 कथन जो है दोस्तों यहाँ पे गलत है। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। आपको बता दूं तो यहाँ किसान अपनी उपज का चौथे हिस्से से लेकर छठे हिस्सा तक जो है कर के रूप में देता था, जबकि ऑप्शन कह रहा है कि 1/10वां भाग देता था, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन 1 जो है कथन ये असत्य है। इसके बाद बताऊं तो जिन किसानों को सिंचाई सुविधा दी गई थी उनसे जो है सिंचाई कर लिया जाता था, इसलिए कथन 2 जो है सत्य है। साथ ही मौर्यों का जो शासन है भारत में केवल तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के भाग को छोड़कर
किस किस को, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु और जो पूर्वोत्तर भारत के भाग हैं उनको छोड़कर समस्त भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला हुआ था। इसलिए कथन 3 भी असत्य हो जाता है, क्योंकि कथन 3 में देखिए क्या कह रहा है कि मौर्यों का शासन पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर तमिलनाडु सहित जो है सारे भारतीय उपमहाद्वीप पर था। यहाँ तमिलनाडु सहित की बात की गई है, जबकि यहाँ देखिए व्याख्या में आपने क्या पढ़ा कि जो है तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर। इसका मतलब यह है कि तमिलनाडु पर भी जो है उसका अधिकार नहीं था और पूर्वोत्तर भारत पर भी नहीं था, इसलिए कथन 3 जो है असत्य हो जाता है। आप देख रहे हैं कि कितना बारीक जो मिस्टेक है, अगर होने पर आपसे क्वेश्चन गलत हो सकता है। यही तो इस सीरीज का मज़ा है दोस्तों, जिस दिन आपको समझ जाएंगे तो आपको इससे अच्छा कोई सीरीज नहीं लगेगा। तो इसलिए आप लोग जो है ध्यान लगाकर इस सीरीज को रोज़ देखिए और पहले के भी जितने हमने वीडियो डाले हैं उसको ज़रूर देखिए। साथ ही में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और लाइक शेयर करना नहीं भूलिए। तो